सैनिटाइजर डालने के बाद जब कामिनी ने देखा कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा था, तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक ही कामिनी की हंसी निकल गई। अनिका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। कामिनी ने सैनिटाइजर की बोतल जमीन पर रखते हुए कहा, चलो आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। अनिका की ओर पीट करके कामिनी अंदर की ओर चलने लगी। अपने कपड़े साफ करते हुए अनिका भी घर के अंदर आने लगी। अंदर आती हुई अनिका से कामिनी ने कहा, कमाल है, आज तक तुमने अपनी माँ के परिवार के बारे में हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ, वैसे भी जो कुछ भी मैंने अभी अभी उनके बारे में सुना, कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले भिखमंगे। कामिनी की बातें अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं, मगर इस वक्त वो किसी से झगड़ा करने नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी माँ के परिवार को मिलने आई थी। कामिनी ने अपने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाले और अपने हाथ पहुंचते हुए अनिका से कहा, पिछले महीने मेरे मामा जापान से मेरे लिए ये हैंडबैग लेकर आए थे। रियल लेदर कस्टमाइज हैंडबैग, जापान के डिजाइनर शोरूम से ली है। कामिनी ने अपने हाथ में पकड़कर बैग हवा में घुमाया। शो ऑफ करते हुए उसने अनिका से पूछा, अच्छी है ना? मैं जहां भी जाती हूँ पहले लोग मुझसे मेरी पर्स के बारे में पूछते हैं। तोहफों से पता चलता है कि परिवार वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज देखते हैं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मामा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार वाले आज तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं तोहफे में? हॉस्पिटल का बिल। ये कहकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यहीं रहते हैं? जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़ी औरत पर पड़ी, सबकी नजर उन्हीं पर जम गई। एक 50 साल की महिला जिसने अपने आप को बिल्कुल फिट और मेंटेन रखा था। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे 10 साल पहले तक वो फिल्म में हीरोइन के रोल कर रही थीं। हाथों की चूड़ियां, गले का नेकलेस देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हाथ की हैंडबैग कामिनी की हैंडबैग से कम 10 गुना ज्यादा महंगी थी। सबकी नजरों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर साइलेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर गौतम गुलेरिया से मिलने आई हूँ। अभी अभी मैंने आपसे फोन पर बात की थी। कामिनी और मनीषा ने सोचा था कि जैसे ही अनिका के परिवार वाले आएंगे वो उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर उनका स्वागत करेंगे, मगर अंजलि आंटी को देखकर ऐसा कुछ करने की कामिनी की हिम्मत नहीं हुई। कामिनी और मनीषा ने अनिका के परिवार वालों की अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी अंजलि आंटी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिर मिले हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि जरूर हम दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। एंड आई वॉज राइट। अंजलि आंटी को यहाँ देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने अंजलि आंटी से पूछा, आप यहाँ, मेरा मतलब है क्या आप ही ने पापा को फोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरी मम्मी को कैसे जानती हैं? अनिका के मुंह पर हैरानी देखकर अंजलि समझ गई थी कि अनिका के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि आंटी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दिस इज डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा थे। इससे ज्यादा खुशी और ताज्जुब की बात और क्या हो सकती है? मनीषा फटी हुई आंखें और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे जा रही थी। जब मनीषा की गौतम के साथ शादी हुई थी तब कई बार उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा था कि वो गौतम की पहली बीवी जितनी खूबसूरत नहीं थी। इस बात की वजह से मनीषा के मन में अपनी मरी हुई सौतन को लेकर सालों से ईर्ष्या थी। मनीषा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी परवरिश ना तो रईसी से हुई थी और ना ही बेहद बुरे हालात में। गौतम से शादी करने के बाद उसका उठना बैठना बड़े परिवार की औरतों के साथ होने लगा। मनीषा उन परिवार की औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे उन्हीं को कॉपी करने लगी। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, बड़े परिवार की बहू बेटियों की सारी आदतों को कॉपी करके धीरे धीरे मनीषा भी उनमें से एक लगने लगी थी। जब मनीषा को पता चला कि अनिका के मामा मामी बेहद गरीब परिवार के थे, तब उसे कम से कम इस बात का सुकून मिला था कि चलो, परिवार के मामले में मनीषा अनिका के माँ से आगे थी। मगर अंजलि की एक झलक ने उसका ये भ्रम भी तोड़ के रख दिया।
अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर कामिनी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और अपने हाथों से उनके गले के हार को छूने लगी। कामिनी ने कहा, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या ये सब असली हैं? इससे पहले कि अंजलि कामिनी की बात का जवाब देती, मनीषा ने कामिनी को जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स नकली हैं बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज नकली पहनते हैं। और इतना याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था। उनका परिवार न सिर्फ पैसों से अमीर था, मगर संस्कार और सभ्यता से भी बहुत ऊंचा था। इसलिए किसी भी बात का बुरा मानना ना तो अंजलि की आदत थी और ना ही ऐसी बातों का जवाब देना उसके लिए कोई मायने रखता था। अंजलि आंटी ने गौतम की ओर देखकर कहा, क्या आप ही हमारे बहनोई हैं, मिस्टर गौतम गुलेरिया? गौतम की आदत थी, अमीर आदमी से बात करते वक्त वो अपना लेवल इतना गिरा देते थे कि किसी ढोंगी पंडित को भी शर्म आ जाए। गौतम को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि गौतम एक बेहद ही शरीफ और डाउन टू अर्थ आदमी है। मगर ऐसा करते हुए गौतम को ये पता नहीं था कि उसके चेहरे की लालच कोई भी अक्लमंद इंसान साफ पढ़ लेता। पहले जो गौतम रुबाब के साथ बातें कर रहा था, उसने अंजलि की चमक धमक देखकर तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया और अंजलि से कहने लगा, यस यस, आई एम गौतम गुलेरिया। आपने मुझसे बात की थी एंड आई मस्ट से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आप फिल्मों में तो एक्टिंग नहीं करती? गौतम के मुंह से तारीफ सुनकर अंजलि आंटी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने गौतम की बात का एक सीधा जवाब दिया, आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। गौतम अंजलि आंटी की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से झूठ मूठ हंसते हुए अंजलि से पूछा, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अंजलि आंटी ने गौतम से कहा, फिल्में तो काम नहीं करती, मगर हाँ, मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूँ। जब ये सारी बातें चल रही थीं, तब अनिका बस अंजलि को देखे जा रही थी। अनिका कभी किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित नहीं हुई थी जितनी आज अंजलि से हुई थी। अंजलि ने अनिका के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, क्या हम कहीं अकेले चलकर बात कर सकते हैं? अनिका ने बिना सोचे उन्हें हाँ कर दी। अनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर निकल गई, तब कामिनी दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम का हाथ पकड़कर पूछा, डैड, कौन थी ये औरत और ये सब क्या था? कामिनी अंजलि आंटी को पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि होटल में जब किशन अंकल की हालत नाजुक थी, अंजलि आंटी का चेहरा काफी उतरा हुआ था और वो ठीक से किसी की ओर देख भी नहीं रही थी। उनकी नजर नीचे पड़े किशन अंकल पर ही थी, इसलिए उस दिन शायद कामिनी ने अंजलि आंटी को नोटिस ही नहीं किया था। दरवाजे पर खड़ी मनीषा अभी भी बंगले के गेट की ओर देख रही थी। उसने मुड़कर गौतम की ओर देखा और कहा, सुना तुमने? उसने कहा वो आर्टिस्ट थी। आर्टिस्ट का मतलब समझते हो ना? दिखने में होते हैं खूबसूरत, मगर होते हैं बड़े चालाक। अपने रूप रंग के जाल में लोगों को फंसाते हैं और फिर बड़े बड़े कांड करके निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से ना सिर्फ हमें सावधान रहना है, बल्कि दूर भी रहना है। गौतम ने बात बदलते हुए कहा, अब जो भी होगा वो अनिका की किस्मत है। तुम भूल मत जाना, आज हमें डोगरा परिवार के साथ डिनर पर जाना है। ये बात याद आते ही मनीषा ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, और अभी हमारा ध्यान सिर्फ उनके साथ डिनर पर होना चाहिए। कामिनी, तुमने टेबल तो रिजर्व कर दिया है ना? कामिनी ने फोन चेक करते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैंने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में एक स्पेशल टेबल बुक कर दिया है। वीवीआईपी रूम तो पहले ही किसी ने बुक कर लिया था। अगर वो रूम मिल जाता तो बड़ा मजा आता। सिर्फ हम लोग होते और सारे वेटर सिर्फ हम सभी को सर्व कर रहे होते, ना आसपास कोई टेबल, ना और कोई गेस्ट। बट आई थिंक मेरे बुक करने से पहले ही वीवीआईपी रूम किसी और ने बुकिंग कर ली थी। मनीषा ने अफसोस जताते हुए कामिनी से कहा, ओहो, बैड लक। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत काम बाकी है, हमें तैयार होना है, मुझे पार्लर भी जाना है। और सुनो कामिनी, आज कोई मॉडर्न ड्रेस मत पहनना। एक काम करना, कोई अच्छी सी इंडियन ड्रेस पहनना। उन्हें भी लगना चाहिए हमारी होने वाली बहू सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि सुशील और संस्कारी भी है। मनीषा की बात सुनकर कामिनी शर्मा गई और शर्माते हुए ही उसने मनीषा से कहा, ठीक है मामा, जैसा तुम ठीक समझो। गाड़ी में बैठने के बाद अंजलि आंटी ने ड्राइवर से कहा,
होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के बाद अंजलि बगल में बैठी अनिका को देखने लगी। अनिका को पता था कि वो जिस गाड़ी में बैठी थी वो एक बहुत ही महंगी कस्टमाइज्ड लग्जरी कार थी। किसी आम बिजनेसमैन के लिए ये कार खरीद पाना बहुत मुश्किल था। इंडियन करेंसी में इस कार की कीमत 1 करोड़ से कहीं ज्यादा ऊपर थी। अनिका के मन में अब भी बहुत सारे सवाल थे। तभी उसे धीमी मगर प्यार भरी आवाज सुनाई दी। माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा। ये सवाल सुनते ही अनिका मन ही मन कुछ सोचने लगी। क्या सचमुच इतने साल काफी मुश्किल से गुजरे थे? बहुत कुछ सहा था अनिका ने इन सालों में, मगर अनिका उन इंसानों में से थी जो कभी किसी चीज की कंप्लेंट नहीं करते हैं। जिंदगी में जब भी किसी ने जो सवाल पूछा उसका अपनी काबिलियत से अनिका ने जवाब देने की कोशिश की थी। ना किसी जीत का जश्न मनाती और ना ही किसी हार का अफसोस। अनिका की खामोशी देखकर अंजलि आंटी समझ गई थी कि अनिका को अपने बीते कल के बारे में या गुलेरिया परिवार के बारे में बातें नहीं करनी। अंजलि आंटी ने बात बदलते हुए कहा, तुम्हारे मामा अब भी हॉस्पिटल में हैं, मगर तुम तक पहुंचाया है हमारे एक खास दोस्त ने। उसने काफी मदद की हमारी और इसलिए आज इतने सालों बाद हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। तुम्हारे मामा चाहते हैं कि हम उस इंसान को एक शानदार डिनर पर ले जाएं और उसे थैंक्स कहें। बिना पूछे ही हमने ये प्रोग्राम बना लिया। आई होप यू डोंट माइंड। मैंने 3rd फ्लोर VVIP रूम बुक कर लिया है। अनिका के लिए अंजलि का प्यार देखकर अनिका अंजलि की बात को टाल ना सकी। उसने एक हल्की सी स्माइल देते हुए बस इतना कहा, ओके मामी। सॉरी, क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? अनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही अंजलि आंटी के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने अनिका से कहा, अब से अगर आंटी कहोगी तो डांटूंगी। अंजलि मामी की इस बात पर अनिका और अंजलि दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद अंजलि ने अनिका से पूछा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अनिका के लिए इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। अनिका ने अपनी पर्स से फोन निकाला और रिया को फोन करके कहा, बेटा, कैन यू कम ऑन द 3rd फ्लोर प्राइवेट रूम? मामा वॉन्ट्स यू टू मीट समवन। कम टू 3rd फ्लोर VVIP रूम। अनिका का फोन रखते ही रिया ने आर्यन को फोन लगाया। वो उसे कहना चाहती थी कि जब वो बाहर निकले तो आर्यन थोड़ा अलर्ट रहे और किसी की नजर में ना आए, मगर आर्यन फोन नहीं उठा रहा था। रोहित को पता नहीं था कि आर्यन के पास एक फोन है, इसलिए आर्यन जब भी रोहित के साथ होता अपना फोन ऐसी जगह छुपा देता जहां रोहित की नजर ना पड़े। थोड़ी देर तक ट्राई करने के बाद भी आर्यन ने फोन नहीं उठाया। रिया समझ गई कि फिलहाल आर्यन रोहित के साथ है और वो फोन नहीं उठा सकता। 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए रिया को अपने स्वीट से बाहर निकलना था, मगर वो जानती थी कि अगर रिया और आर्यन एक साथ बाहर नजर आए तो बहुत गड़बड़ हो सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने धीरे से मेन डोर खोला और कॉरिडोर में झांक कर देखा। जब उसे लगा कि कॉरिडोर में कोई नहीं है और इस वक्त बाहर निकलना सेफ है, तो उसने अपने स्वीट का दरवाजा बंद किया और स्टेयरकेस की ओर चली गई। रिया ने सोचा वो 1-2 फ्लोर सीढ़ियों से उतरकर बाद में लिफ्ट का इस्तेमाल कर लेगी। रेजिडेंशियल स्वीट की एलिवेटर कॉमन लोगों के यूज के लिए नहीं थी। रिया ने सोचा वो नीचे के फ्लोर से कॉमन लिफ्ट यूज कर लेगी, जिससे रोहित के मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। इतनी प्यारी बच्ची को अकेले लिफ्ट में आते देख लोग सरप्राइज हो गए। किसी ने रिया को चॉकलेट ऑफर की तो किसी ने उसका नाम पूछा। एक प्यारी मुस्कान देकर रिया ने सबके सवालों का जवाब दिया और लिफ्ट के बटन के पास खड़े एक आदमी से कहा, अंकल, आई कांट रीच द बटन, कैन यू प्लीज प्रेस 3rd फ्लोर फॉर मी? उस आदमी ने स्माइल देते हुए रिया के लिए 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट जैसे ही 3rd फ्लोर पर रुकी, रिया के साथ कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकले। रिया अभी आगे चलने ही लगी थी कि बगल की लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से रोहित, सनी और आर्यन बाहर निकले। एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।